वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं हम लोग टेस्ट नंबर 09 पेपर 2 को एंड स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं दैट कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड जिम्नास्टिक सो दैट ऑल ऑफ कॉन्सोनेंट्स डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, तो वर्ड्स बनाते हैं। एक वर्ड बना लिया से YGMNASTIC। ठीक है, ऑल ऑफ द कॉन्सोनेंट्स डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, एक और वर्ड बना लेते हैं से NMGAYTSIC, दूसरा वर्ड एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड बन कैसे रहा है, बाय अरेंजिंग दीज लेटर्स। ठीक है, अब कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम, दैट कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल। बट इसमें एक गड़बड़ी है। क्या, हमने सबको एक एक ऑब्जेक्ट माना, तो इसमें वो वाले भी अरेंजमेंट्स आ गए जिसमें सारे कॉन्सोनेंट्स टुगेदर हैं, राइट। लाइक वो कौन से होंगे, AGYMNSCTI, all of the consonants occur together। हो गए। अच्छा, ऐसे भी आ गए होंगे लाइक AIYGMSTCN, राइट, ऐसे वाले भी काउंट हो गए एंड सो ऑन। बट दीज आर अनवांटेड, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अनवांटेड वाले हटा दो, अनवांटेड की काउंटिंग करो। अनवांटेड में कैसे बन रहे हैं ये अनवांटेड वर्ड्स, कैसे बन रहे हैं, बाय अरेंजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, एक, ये पूरा 2 तीन ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट टेकन ऑल एट अ टाइम, दैट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल। बट ध्यान से, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 3 फैक्टोरियल वेज, ये जो कॉन्सोनेंट्स है ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अनवांटेड। अनवांटेड आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू m। आपको m पता लग गया तो m बाई 90 into 48 तो आप निकाल ही सकते हो, निकाल लोगे, गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस kx होल पावर n। मिडिल टर्म लिखो 1 माइनस kx होल पावर n का, वो दिया हुआ है 5670 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो हमें पता है मिडिल टर्म इज इक्वल टू 5670 इंटू एक्स पावर 4। ठीक है, वेयर n इज एन इवन नेचुरल नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ n प्लस 2k। n और k निकाल लो, आपका काम आ जाएगा। ठीक है, अब n और k निकालने के लिए हमें पता है मिडिल टर्म इसके बराबर है, तो सबसे पहले आप मिडिल टर्म ढूंढिए। उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखोगे n प्लस 1, उसमें से मिडिल ढूंढोगे, जहां पर n क्या है, इवन नेचुरल नंबर से n अगर 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 21। 10 फ्रॉम द बिगिनिंग, 10 फ्रॉम द एंड छोड़े, बीच में बचा एक मिडिल टर्म, दैट इज 11th टर्म। अगर n 50 मान लिया तो हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51, 25 फ्रॉम द बिगिनिंग, 25 फ्रॉम द एंड छोड़ दिए। तो समझ आ रहा होगा आपको कि अगर n इवन है
तो n/2 हाफ फ्रॉम द बिगिनिंग छोड़ दिए, हाफ फ्रॉम द एंड बीच वाला बच गया। तो n का हाफ हो जाएगा n/2, n/2 स्टार्टिंग से छोड़ दिया, n/2 एंडिंग से छोड़ दिया, तो n/2 + 1 बचा। गुड। तो मिडिल टर्म आ जाएगा हमारे पास nc, c के पैर में क्या रखूं, n/2, ठीक है ना, क्योंकि टर्म आ जाएगा आपके पास n/2h + 1h, दिस इज द मिडिल टर्म। इसे लिख लो फटाफट, जो लिख रहा था मैं स्टार्टिंग से डायरेक्टली, nc n/2 × 1 की पावर लिखोगे दिस माइनस दिस, दैट इज 1। नेक्स्ट आ जाएगा -kx होल पावर n/2। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे मिडिल टर्म लिख रहा था, -kx होल पावर n/2 = 5670 x पावर 4, राइट। अब इस कंडीशन का यूज करके n और k निकाल लो। हाँ जी, निकल गया। थोड़ा सिंपल सा बात है, दोनों को बराबर करने के लिए आप लिख दोगे nc n/2 × -k की पावर n/2 × x⁻n/2 = 5670 × x पावर 4। अब ये दो क्वांटिटी इक्वल है, कब इक्वल होंगे, n और k निकालने के लिए यहीं से बढ़ोगे, ये दो क्वांटिटी इक्वल है। इट मीन्स x की पावर वाला नंबर क्या होगा, इक्वल। तो मीन्स n/2 शुड बी इक्वल टू 4 एंड साथ ही साथ ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, दैट इज nc n/2 × -k की पावर n/2 = 5670। तो यहां से तो n की वैल्यू मिल गई, दिस इज n = 8। अब k कैसे निकालेंगे, n की ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आ जाएगा 8c n/2 दैट इज 4 × -k होल पावर n/2 दैट इज 4 = 5670। इसे सिंप्लीफाई करके आप k की वैल्यू निकाल दो, n आ गया, k आ गया, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। जो इस टाइप के क्वेश्चन है सर ने क्लास में भी कराए थे। अगर स्टिल डाउट है तो आप डाउट सेशन में पूछना क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ k be the number of words that can be formed using all the letters of the word philosophy so that positions of the letters I, S and Y remain unaltered, then write the value of k by 15। लो जी, फिलोसफी, इनके लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बना रहे हैं। अब अरेंज करते वक्त ध्यान रखना है किस बात का, आई, एस एंड वाई की पोजीशन अनअल्टर्ड होनी चाहिए। आई अपने प्लेस पे ही होगा, एस अपने प्लेस पे ही होगा, वाई अपने प्लेस पे ही होगा। तो एक अरेंजमेंट आ गई एच पी आई, ओ एल एस, ओ अपनी जगह पे, एस अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। पी को यहां रख सकते हैं, एच को यहां रख सकते हैं, ओ को यहां रख सकते हैं, वाई को यहां रख सकते हैं। दिस इज सेकेंड वर्ड। और भी वर्ड बना सकते हो, आई को यहीं रखना है, एस को यहीं रखना है, वाई को यहीं रखना, बाकी को अरेंज कर दो। ओ पी एच एच ओ एल, है ना, दो ओ थे, दो पी थे, एक पी बचा हुआ है। पी एच आई एल ओ एस, है ना, एल पी एच आई एल ओ एस ओ पी एच वाई, बिल्कुल ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे वर्ड्स काउंट करने हैं आपको। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे टोटल, उतने ही होंगे जितने डिफरेंट वेज में आप इन लेटर्स को क्या करोगे, अरेंज। अब आई अपने प्लेस पे ही होगा, मतलब थर्ड प्लेस पे ही होगा, एस यहां पर ही है, वाई लास्ट प्लेस पे ही है। तो इसे
अरेंज करने का तो सिर्फ एक ही वे है। पेपर 2 डिस्कशन चल रही है, प्लेस बना के थोड़ी दिखाऊंगा मैं आपको, चलो बनाना ही पड़ेगा मुझे। PHILOSOPHY, तो I यहीं पर आएगा, PHILOS, S यहीं पर आएगा एंड Y यहीं पर आएगा। तो I को यहां पर, S को यहां पर और Y को यहां पर फिल करने का तो एक ही वे है। एंड रिमेनिंग लेटर्स को आपको रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या करना है, फिल करना है। तो उसके कितने डिफरेंट वेज, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल। पर ध्यान से उसमें P और P अलाइक हैं, एडिशनली डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। H 2 बारी है, एडिशनली 2 फैक्टोरियल। O 2 बारी है, एडिशनली 2 फैक्टोरियल। हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग इतना आएगा, दिस इज इक्वल टू, और यही आपके पास किसके बराबर है, K के बराबर है। तो आप K/15 की वैल्यू खुद निकाल सकते हैं, राइट। चल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + ax होल पावर 48 इज इक्वल टू दिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ a² + 2a + 1। बेसिकली a + 1 का होल स्क्वायर है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मिडिल टर्म इज इक्वल टू दिस। मिडिल टर्म ढूंढो, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 48, राइट, या 49, हाँ 49, क्योंकि एक्सपोनेंट है 48, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 49। मिडिल टर्म आ गया, 24th फ्रॉम द बिगिनिंग छोड़ दिए, 24th फ्रॉम द एंड छोड़ दिए, बीच में बचा 25th। T25 इज द मिडिल मोस्ट टर्म, तो T25 इज इक्वल टू 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन इंटू 47 डिवाइडेड बाई 24 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 96 इंटू x पावर 24। तो आप T24 लिख लो फटाफट, 1 + ax होल पावर 48 का, तो यह आ जाएगा 48c, इससे कम 24 इंटू ax होल पावर, ये वाला नंबर 24, इक्वल्स टू 135 एंड सो ऑन 47 डिवाइड बाई 24 इंटू 2 पावर 96 इंटू x पावर 24। x पावर 24 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कुल मिलाकर के a। इसे आप फैक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे तो आ जाएगा 48 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल इंटू a पावर 24 इक्वल्स टू 1357 एंड सो ऑन 47 डिवाइड बाई 24 फैक्टोरियल है इंटू 2 पावर 96। तो 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कैंसिल, इसे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे कर दिया नीचे, तो आ गया आपके पास a पावर 24 इक्वल्स टू 135 एंड सो ऑन, तो 47 24 फैक्टोरियल चला जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा 2 पावर 96 डिवाइड बाई 48 फैक्टोरियल नीचे। ठीक है, अब क्या करोगे, 48 फैक्टोरियल को लिखोगे आप अलग अलग करके, लिखोगे ना, तो 48 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन इंटू 47 इंटू 48। अब दिख रहा है कि ऑड वाले अलग कर लेते हैं, यहाँ से भी ऑड वाले अलग, तो a⁴ इक्वल टू आ जाएगा 135 एंड सो ऑन 47 इंटू 24 फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 96 होल डिवाइड बाई, इसमें से 135 47 तक अलग, 135 एंड सो ऑन 47 तक अलग, तो बच जाएगा 24 से लेकर के 48, 246 से लेकर के 48। अब इससे पूरा का पूरा टर्म कैंसिल एंड इन 2 को लिखोगे 2 × 1, 4 को लिखोगे 2 × 2, इसको लिखोगे तो सब आ जाएंगे आपके पास कितना, बोलो बोलो बोलो,
हाँ गुड, ये आ जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 24 और अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो 1 अप टू 24। ये बच गया 24 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास a रेज़ टू द पावर 24 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 72। अब a की पावर यहाँ 24 है, यहाँ 2 की पावर 72 है, दोनों की पावर सेम कर लो तो नंबर शायद कंपैरेटिवली बाहर आ जाएंगे। तो 2 पावर 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब होल पावर 24, तो यहाँ से लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2 का क्यूब और a इक्वल टू -2 भी लिख सकता हूँ, -2 का क्यूब। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ से a आ जाएगा दिस और a आ जाएगा -2 का क्यूब। सिंस इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर देयरफॉर रिजेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इफ नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल इज p, देन राइट द वैल्यू ऑफ p अपॉन 243। p निकाल लो। अब p निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, 4 डिजिट का नंबर है, नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। हाँ जी, तो एक नंबर से 1 2 3 4। अब बोलो किसका यूज से बनेगा, वो तो डिजिट्स आपको पता ही है, किसके यूज से बनाओगे। डिजिट्स आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं का यूज करोगे। तो एक नंबर बना लेते हैं से 1 2 3 4 डिजिट इवन 4 डिजिट नंबर, नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल। दूसरा नंबर 7961, नेक्स्ट 8053 एंड सो ऑन। ऐसे से सारे नंबर हमने काउंट करने हैं। अब सोचो एक नंबर बन रहा है 4 डिजिट को अरेंज करके, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, इन 4 प्लेस पर 4 डिजिट को फिल करेंगे। जितने वेज में मैं फिल करूंगा उतने ही नंबर्स बनेंगे जितने वेज में मैं इन 4 प्लेस पर 4 डिजिट्स को फिल करूंगा, राइट। तो फिल करने के वेज निकालो। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, नहीं, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 डिफरेंट वेज ऑफ फिलिंग दिस फर्स्ट प्लेस corresponding to each of these ways। अब सोचो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज हैं। से इस प्लेस पर मैंने 1 यूज कर लिया, तो इस प्लेस पर मैं 0 रख सकता हूं, रख सकते हैं। 1 रख सकते हैं, नहीं, क्यों, 2 डिजिट्स आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, तो 1 यहां नहीं रख सकते, तो 0 रख सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर अगेन 9 डिफरेंट वेज। ये तो 1 के करस्पॉन्डिंग है। आप अगर 2 निकालो तो 2 के करस्पॉन्डिंग भी 9 आएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग 9, हर एक के करस्पॉन्डिंग 9 डिफरेंट वेज, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग 9 है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सोचो करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 81 वेज, थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज है। सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे मैंने 1 रखा, सेकंड प्लेस पे 2 रख दिया, इस प्लेस पे 0 रख सकते हैं, है ना। से यहां पर मैंने 1 रख दिया, यहां पे 2 रख दिया, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। वाई, 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, 2 के बाद 1 हो सकता है। अगर कोई नंबर ये लिख दे 1 2 1 2, ये भी नंबर बन सकता है, ध्यान रहे। तो यहां पर 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, अगेन फिर से 9 डिफरेंट वेज है। एंड corresponding to each of these 9 cube ways, लास्ट प्लेस को फिल करने के अगेन 9 डिफरेंट वेज हैं। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 9 raised to the power 4। ये आ जाएगा आपके पास, दिस इक्वल्स टू p। तो p बाई 243 की वैल्यू आप खुद निकालिए, ये वैल्यू मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कशन मैंने होम असाइनमेंट में करी थी, उसके बाद एनसीईआरटी में नहीं कराई, याद आया होगा। हाँ, तो इसकी डिस्कशन आप होम असाइनमेंट से देखेंगे अगर अभी भी डाउट है तो। ठीक, चल नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इफ सिक्स्थ टर्म इज द ओनली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 9/2 whole power 12, then write sum of all possible natural values, natural number x। कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। x plus 9/2 होल पावर 12 और दिया क्या हुआ है, सिक्स टर्म इज द ओनली ग्रेटेस्ट टर्म, तो उसके लिए आप इसकी एक्सपेंशन लिखोगे, ये आ जाएगा 12c0 and this is t0, t1, this is t2, this is t3. So you will compare tr plus 1 upon tr, इसकी कंपैरिजन इसके साथ, इसकी कंपैरिजन इसके साथ, इसकी कंपैरिजन अगले के साथ करोगे तो डायरेक्टली आपने वेरिएबल की हेल्प ले ली, tr plus 1 और tr का रेशियो कंसीडर कर लिया कंपैरिजन के लिए। तो आपने लिखा यहाँ पर 12c इससे कम r इंटू एक्स की पावर 12 माइनस r इंटू 9/2 होल पावर r होल अपॉन 12c से कम r माइनस 1 इंटू एक्स की पावर दिस माइनस दिस 13 माइनस r इंटू 9/2 होल पावर r माइनस 1। इतना कर लिया, सिंप्लीफाई करो। इसके बाद जो स्टेप्स हैं वो मिस मत करो, मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। tr प्लस 1 अपॉन tr इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लोगे फैक्टोरियल फॉर्म में तो यू विल गेट 12 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे आ जाएगा r फैक्टोरियल, इसके ऊपर चला जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल बड़ा है तो r बचेगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 माइनस r, इसके डिनोमिनेटर 13 माइनस r ऊपर, नीचे 12 माइनस r, फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13 माइनस r। ये मैं अपने मन में कर रहा था, आपको नहीं बताया मैंने, आप लिख के करना। चलो फिर x की पावर 12 माइनस r, x की पावर 13 माइनस r, ये नंबर बड़ा है तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू ये सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगा 9/2। ठीक, बस यहां से क्या करते हैं अब, हाँ यहां से हम ढूंढते हैं क्या, x। अब x ढूंढने के लिए क्या करते हो, पहले तो लिखते हो r, फिर लिखते हो रेशियो, r इक्वल टू 1 के लिए यह आ जाएगा 12 अपॉन 1, 12 अपॉन 1 इंटू 1/x इंटू 9/2। फिर 2 के लिए 2 रखोगे तो आ जाएगा 11 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x इंटू 9/2। x इक्वल टू 3 के लिए आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन x इंटू 9/2। x इक्वल टू 4 के लिए आ जाएगा 9/4 इंटू 1 अपॉन x इंटू 9/2। इनफैक्ट r इक्वल टू 4 के बाद 5 रखोगे, 5 रखोगे तो आ जाएगा 13 माइनस 5 दैट इज 8, 8 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन x इंटू 9/2। 6 रखोगे तो आ जाएगा आपके पास 13 माइनस 6 दैट इज 7 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन x इंटू 9/2।
हम यहाँ से ढूंढ क्या रहे हैं? हम ये ढूंढ रहे हैं ऐसा x जिसके लिए पहले तो इंक्रीज करे नंबर, फिर डिक्रीज करे। और पता क्या है? पता है द ओनली ग्रेटेस्ट टर्म इक्वल्स टू T6। मीन्स हम चाहते हैं T6, चाहते नहीं, T6 इज द ओनली ग्रेटेस्ट टर्म है। मीन्स r इक्वल टू 1 के लिए रेशियो क्या चाहते हैं? ग्रेटर देन 1। 2 के लिए क्या चाहते हैं? ग्रेटर देन 1। तभी तो बोलोगे यहाँ से r इक्वल टू 1 रखो तो T2 ग्रेटर देन T1 बोलोगे ना। 2 रखोगे तो बोलोगे T3 ग्रेटर देन T2। 3 रखोगे तो ग्रेटर देन बोलोगे, 4 पे भी ग्रेटर देन, 5 पे भी ग्रेटर देन चाहते हैं। क्या 6 पे भी ग्रेटर देन चाहते हैं? नहीं। 6 रखोगे तो बन जाएगा 7th टर्म डिवाइड बाय T6। ग्रेटर देन 1 करोगे तो T7 ग्रेटेस्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं ये रेशियो 1 से छोटा हो जाए एंड आगे के रेशियो तो छोटे होंगे ही होंगे। एंड यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन, कि हर एक रेशियो में ये नंबर तो कॉमन है। कॉमन मतलब सब में आ रहा है ना। एंड इसके साथ जो नंबर आ रहा है यहाँ पर 12, यहाँ पर 11/2, यहाँ 10/3, यहाँ 9/4, ये 12 है, ये 5.5 है, ये 3.33 है, तो ये नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। इन सब में से ये वाला जो नंबर है सबसे छोटा है। तो यहां से क्या ढूंढूं? हाँ, यहां से ऐसा x ढूंढ लें जिसके लिए ये 1 से बड़ा है, तो बाकियों के लिए तो 1 से बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए x ढूंढो। अब इसके लिए x मैं अलग से लिख देता हूं, दैट इज 8/5 इंटू 1/x इंटू 9/2 ग्रेटर देन 1। ये आ गया 72/10x। तो x इक्वल टू 1 के लिए बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है। 2 रखोगे तो आ जाएगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 20, और ऊपर 72 अभी बड़ा है। 3 रखोगे तो आ जाएगा 30, ऊपर 72 अभी बड़ा है। 4 रखोगे तो आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 8, 40 और ऊपर 72। रख के देख लो, मैं तो हवा में कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो भी हवा में मत कर लेना। करो करो कैलकुलेट करो, कौन कौन सा एक्स मिले यहां से। x इक्वल टू 1 रखो तो मिला, 2 रखोगे तभी मिलेगा, 3 रखोगे 72/30, बिल्कुल ठीक है। 4 रखोगे तो 72/40 तभी ठीक है, 4 के लिए भी ठीक। 5 रखेंगे तो 25 इंटू 2, बिल्कुल 5 के लिए भी ठीक है। 6 रखेंगे तो तब भी ठीक है। 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा 14, 70, 7 के लिए भी ठीक है। 8 रखेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 नहीं, 8 के लिए 3 ठीक नहीं है। आगे की चेकिंग करेंगे नहीं। तो इन सभी x के लिए ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, बट बात इससे बनेगी नहीं। हमें तो ये भी करना है ना रेशियो 1 से छोटा हो। वो कौन से x के लिए होगा वो भी ढूंढो। तो 7/6 इंटू 1/x इंटू 9/2 लेस देन 1, ये कौन कौन से x के लिए ठीक है। ये बन गया हमारे पास 63, नीचे आ गया 12x, हम चाहते हैं लेस देन 1 हो। x इक्वल टू 1 डालोगे तो रेशियो 1 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। 1 रखोगे तो आ जाएगा 63/12 विच इज 5 पॉइंट समथिंग लेस देन 1 तो नहीं है, 1 के लिए नहीं है, 2 के लिए भी नहीं है, 3 के लिए नहीं, 4 5 तक के लिए नहीं है। 6 रखोगे तो आ जाएगा 72, 63/72 लेस देन 1 6 के लिए है, 7 के लिए है, 8 के लिए है, एंड सो ऑन सबके लिए मिलता चला जाएगा आपको। अब हम चाहते क्या थे? इन सभी के लिए 1 से बड़ा हो, इन सभी के लिए 1 से छोटा हो। तो ऐसा x जो यहां भी प्रेजेंट हो एंड यहां भी प्रेजेंट हो, दोनों जगह प्रेजेंट है, बोलो कौन सा है? दोनों में कॉमन 6 और 7। तो x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज मिली हमारे पास 6 और 7। इन दोनों का क्या निकालना है? सम। एंड ऑल्सो रिवाइज द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कम से कम जो मैंने कराया है
लेंथ तो है, ठीक ना, बट इतना लेंथ रहता है। अब इसमें ये वाला स्टेप रिडंडेंट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई यूज ही नहीं करा मैंने। डायरेक्टली आप ये वाला स्टेप कर सकते थे एंड फिर ये वाला स्टेप कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद तो मैंने तो यहां बता के आपको कैलकुलेट करवाया है, आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां पर। तो बताने में टाइम लगता है, खुद से करने में टाइम नहीं लगता, ये भी सोच लो। ऑल्सो रिवाइज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहता है देयर आर 11 थिंग्स ऑफ विच 4 आर अलाइक। 11 थिंग्स हैं, मतलब 11 तरह के ऑब्जेक्ट हो जिसमें से 4 अलाइक हैं एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो से वो ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग है तो टी से डिनोट कर रहा हूं, T1 T2 T3 से लेकर के T7 ये डिस्टिंक्ट है इसलिए नंबर रखा है, और बाकी अलाइक हैं लाइक T T T T। तो ये 4 जो अलाइक हैं उसको मैं नीचे लिख दूं यहां पर ताकि आपको विजिबल भी हो। तो ये 7 डिस्टिंक्ट, ये 4 अलाइक। कहता है द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 11 थिंग्स टेकन 7 एट अ टाइम if each permutation contains the 4 alike things is m। इन 11 में से हमें 7 की क्या करनी है, परमुटेशन। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। तो 11 में से 7 की अरेंजमेंट करनी है, और अरेंजमेंट करते वक्त ध्यान रखना है कि वो 4 अलाइक ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट्स में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अरेंजमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट। ये 4 तो रखना ही है, और कितने रखने हैं, 3 और। 3 और कहां से, यहां से आएंगे से। तो आप पहले ये 3 रख लो। तो इन 3 ऑब्जेक्ट्स की क्या करी आपने, चुन लिया। अब आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं 4 ये और 3 ये, 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इनको अरेंज करना है, अरेंज करने का वे निकाल लो। से T1 T T3 T T7 T और एक और T। यहां दिख रहा है कोने में, मैंने 2 T लिखे हैं यहां पर। दिस इज वन सच अरेंजमेंट, अनदर अरेंजमेंट विल बी T T T T3 T1 T7 T। दिस इज अनदर एंड सो ऑन, ठीक है। और भी अरेंजमेंट हो सकती हैं, ये 4 तो होंगे ही होंगे। आप T1 T2 T3 रख लो, T7 ना रखो। तो और अरेंजमेंट हो जाएंगे T T T T2 T T3 T1, और अरेंजमेंट T2 T T3 T T1 T and T। इसी अनदर एंड सो ऑन। ऐसी ऐसी सारी अरेंजमेंट्स काउंट करनी है। अब ये सोचो ये ऐसी ऐसी अरेंजमेंट्स बनाई कैसे। पहले क्या करा, अरेंजमेंट्स के लिए हमें चाहिए थे ऑब्जेक्ट्स। तो ये 4 को रख लिया और यहां से 3 को और रख लिया, मतलब हमने क्या करी, सिलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हमने यहां से ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करे। तो 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना ही है, तो उसका एक वे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां 7 डिस्टिंक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट्स की क्या करें, सिलेक्शन। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम इज 7C3। अब सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट्स बन रही हैं। तो हर एक सिलेक्शन मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज। अब अरेंजमेंट्स बनाने के लिए क्या करें, इन्हें अरेंज। कितने ऑब्जेक्ट्स की, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। बट 1 2 3 4 ये 4 अलाइक हैं, इसलिए एडिशनल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। हर एक में देख लो, तो हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना ही आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द आंसर। अब बीच में चेप दिया मैंने,
ये आ जाएगा आपके पास आंसर 1 into 7 C3 into 7 factorial by 4 factorial। नीचे लिख सकता था मैं, बट शायद विजिबल हो जाता। विजिबल हो जाता। चलिए अब तो लिख दिया। राइट इज अगेन सिंपल वन। सिंपल इसलिए क्योंकि जस्ट इस समय कैलकुलेशन वर्क है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और इसके डिस्कशन भी होम असाइनमेंट में करी थी। कौन सी होम असाइनमेंट? आई थिंक 21 और 22 में, जो छोटी असाइनमेंट मिली थी आपको। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें, तो वहां से इसके डिस्कशन को ध्यान से देखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टार्ट such that each word ends with a consonant but do not start with C is equal to M. Write the value of यहाँ पर राइट रह गया। चलिए, द वैल्यू ऑफ M by 18 इज, हाँ जी, तो कैसे कैसे वर्ड काउंट करना जरा ध्यान से देखिए। STARCH 1 2 3 4 5 6 उतने ही वर्ड्स बनेंगे जितने वेज में आप इन 6 प्लेस पर इन लेटर्स को अरेंज करेंगे। बट ध्यान रखना है कि ईच वर्ड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से खत्म होना चाहिए। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज हैं? एस रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, एच रख सकते हैं ना। तो देयर आर 5 डिफरेंट वेज ऑफ फिलिंग द लास्ट प्लेस। Corresponding to each of these 5 ways, अब ये सोचो, कह रहा है डू नॉट बिगिन विद सी या डू नॉट स्टार्ट विद सी, तो फर्स्ट बेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज हैं? अगर मैंने एस को लास्ट प्लेस पे रखा तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आ सकता है? टी आ सकता है, ए आ सकता है, आर आ सकता है, सी नहीं आएगा, एच आ सकता है। तो 1 2 3 4 डिफरेंट वेज है। कब? जब मैंने यहां पर एस को रखा। अच्छा, टी को यहां पर रखूंगा तो 1 2 3 4 टी के कॉरस्पॉन्डिंग विचार ए को रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं टी के कॉरस्पॉन्डिंग भी। अगर मैंने यहां पर आर रखा तो 1 2 3 4, अभी भी 4 वेज है। अगर सी को रखा यहां पर, सी को यहां पर, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज? 1 2 3 4 5, और एच के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन 4 है। तो आपने ये देखा कि जब मैंने इस प्लेस पर STAR, ए तो रख ही नहीं सकते, एच रखा यहां पर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस प्लेस को फिल करने के 4 डिफरेंट वेज हैं। बट जब मैं यहां पर सी रख रहा हूं तो इस प्लेस को फिल करने के 5 डिफरेंट वेज हैं। तो आपको दिख गया कि अलग अलग केस बन रहा है, वेज ऑफ काउंटिंग अलग अलग। केस बना लो फटाफट। केस क्या बनाओगे? एंडिंग विद STRH और 1 2 3 4 5 6 एंडिंग विद सी। तो मैं बस इसकी काउंटिंग कराऊंगा, इसकी काउंटिंग आप खुद करो। ठीक है, चलिए। तो लास्ट प्लेस से सी आने का एक वे, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 1 वेज। इस प्लेस पे आ सकता है SEARH, देयर आर 5 डिफरेंट वेज। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 5 वेज, अब रिमेनिंग प्लेस पर रिमेनिंग लेटर्स को अरेंज करेंगे। कितने लेटर्स? सी यहां आ चुका है, इस प्लेस पर STARH में से एक आ जाएगा, से एस और सी को छोड़ के बचे 1 2 3 4 और 4 प्लेस है। तो 4 ऑब्जेक्ट्स को 4 प्लेस पर फिल करने के कितने डिफरेंट वेज हैं?
उतने ही डिफरेंट वेज है जितने वेज में इन 4 लेटर्स को आपस में आप अरेंज कर सकते हो। दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग है तो मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। इसकी काउंटिंग आप खुद करो जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं। तो ये टाइम आपको दिया दोस्तों, ध्यान से करना काम। क्वेश्चन नंबर 12, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस करा चुके हैं क्लास में भी, फिर से मैं करा रहा हूं। देखो हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द प्रोडक्ट। तो आप एक्सपेंशन लिखोगे तो ये आ जाएगा 5c0 2 पावर 5 माइनस 5c1 इंटू 2 पावर 4 इंटू एक्स प्लस 5c2 इंटू 2 पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन। लास्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास माइनस 5c5 इंटू एक्स पावर 5 एंड दूसरा एक्सपेंशन लिखोगे 6c0 प्लस 6c1 इंटू 2x प्लस 6c2 इंटू 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आ जाएगा 6c6 इंटू 2x होल पावर 6। अब इसके प्रोडक्ट में हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10। तो सिर्फ हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 में। तो ये सोचो इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 10 मिले? किसी से नहीं। इसे किससे मल्टीप्लाई करें x पावर 10 मिले? किसी से नहीं। इसे किसी से नहीं। तो आंसर इज 0 और 0 ऑप्शन में है नहीं। हाँ ध्यान से। नेक्स्ट में आएगा एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स क्यूब मिलेगा x पावर 4 और यहाँ पे मिलेगा x पावर 9। ठीक है, तो एक्स क्यूब वाले टर्म से भी बात नहीं बनी। अगला आ जाएगा आपके पास, बोलो 5c4 इंटू 2 पावर 1 इंटू एक्स की पावर 4। उसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? इससे। तो ध्यान रहे इससे मल्टीप्लाई करा तो आप लिखोगे 5c4 इंटू 2 इंटू एक्स पावर 4 इंटू 6c6 इंटू 2x होल पावर 6। और इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके जस्ट पहले वाले से जिसमें x की पावर 5 है, इससे मल्टीप्लाई किया इससे पहले वाले के साथ डॉट 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 प्लस 6c5 इंटू 2x होल पावर 5। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस 5c5 इंटू एक्स की पावर 5, इसे मल्टीप्लाई किया 6c5 इंटू 2x होल पावर 5 और दोनों को करोगे ऐड। अब इससे ज्यादा कैलकुलेशन बताने की हिम्मत नहीं मेरी। करोगे कैलकुलेशन खुद से? करो, खुद से ट्राई करो, आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। में कहते हैं देयर आर 6, 5, 4 एंड 3 पॉइंट्स ऑन 4 साइड्स AB, BC, CD एंड DA ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। ABCD, इस पे 6 पॉइंट्स हैं, से P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, इससे 5 पॉइंट्स
7 8 9 10 11, इस पे 4 पॉइंट, 12 13 14 15 और इस पे 3 पॉइंट, 16 17 एंड 18। कहते हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 18 पॉइंट्स। लो जी, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, P1 को P18 एंड P14 से ज्वाइन कर दिया, बन गया एक ट्रायंगल। इसी तरीके से P6 P7 को ज्वाइन कर दिया P5 से, लो ये बन गया दूसरा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बन रहा है P1 P18 P14 को ज्वाइन किया, P5 P6 P7 से ज्वाइन किया। इनफैक्ट इसी तरीके से मैं अगर लिख दूं P8 P11 एंड P16 एंड सो ऑन। तो एक ट्रायंगल बन रहा है जब मैं 3 पॉइंट्स को क्या कर रहा हूं, लिस्ट कर रहा हूं। अब लिस्टिंग करते वक्त ध्यान से देखिए, क्या इनकी ऑर्डरिंग मैटर करेगी इन पॉइंट्स की, बिल्कुल भी नहीं। तो क्वेश्चन हो गया सिलेक्शन का। तो उतने ही ट्रायंगल्स बनेंगे जितने डिफरेंट वेज में मैं क्या करूंगा, 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट। दिस इज वन ट्रायंगल, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 18 पॉइंट्स है। 18 में से 3 की सिलेक्शन, बट इसमें हो जाएगी गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी, इसमें हमने 3-3 पॉइंट्स की सारी सिलेक्शन काउंट कर ली, मीन्स इसमें ये वाली सिलेक्शन भी आएगी P1 P2 P3, बट इससे ट्रायंगल नहीं बना। अच्छा, P2 P4 P6, इससे भी ट्रायंगल नहीं बना। इसमें अनवांटेड भी हैं। अनवांटेड कौन से हैं जरा बताओ, कौन से अनवांटेड है? हाँ, जब इस लाइन पर से मैं 3 पॉइंट्स पिक कर रहा हूं, उससे तो ट्रायंगल ही बन रहा। तो इसमें से 3 पॉइंट्स के सिलेक्शन वाले हटा दो, तो इसमें 6 पॉइंट से 6 में से 3 की सिलेक्शन, ये अनवांटेड है 63। और भी अनवांटेड है, इसमें से भी 3 पॉइंट से सिलेक्शन अनवांटेड, क्या करोगे 5C3, इस पे से 4C3 और इस पे से 3C3। ये सारे अनवांटेड हैं, इनको करा ऐड और इनको पूरा उठा के यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो। कर लो सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है सम ऑफ द सीरीज, और कितना प्यारा सीरीज है ये। क्वेश्चन तो सबका ठीक हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब तो लेक्चर भी देख लिया। हाँ, गुड। ये क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में डायरेक्टली आते हैं जो स्टार्ट नहीं होता सीरीज। 30C19 प्लस 31C19 प्लस 32C19 एंड सो ऑन प्लस 47C19। अब ये सीरीज डायरेक्टली ऐड होगा नहीं, क्यों? हमें जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम आता है उसके लिए रिजल्ट पड़ा है NCR प्लस NCR प्लस 1 विच इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। यहां पर दोनों जगह सेम नंबर हो और यहां पर कंसेक्टिव, तो ऐड कर सकते हैं। यहां पर तो सिर में ही नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो सीरीज डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हुआ, तो जरा धक्का मार के स्टार्ट कर दो। हाँ, कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए क्या ऐड करूं? सिर में नंबर बना दिया सेम C, और पैर में नंबर क्या होना चाहिए? कंसेक्टिव। तो 19 के कंसेक्टिव यहां 18 रखोगे तो सीरीज में इन दोनों का सम हो जाएगा, बट सीरीज आगे नहीं बढ़ेगा। लिख के देख लो। तो क्या करोगे? हाँ, यहां पर 19 का कंसेक्टिव 20 भी तो होता है, 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ट्राई करके। अब 20 खुद से ऐड करा है तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 30C 20 करिए फटाफट ऐड। ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
सिर में एक नंबर बड़ा हो जाएगा 31 और इन दोनों में से बड़ा वाला है 20 प्लस यहाँ पर 13C19 प्लस 32C19 प्लस सो ऑन प्लस 47C19 माइनस 30C20। फिर सिर में सेम नंबर नीचे लगातार कंजेक्टिव है तो इसमें से एक बड़ा दैट इज 32C, इन दोनों में से बड़ा वाला 20 प्लस 32C19 एंड सो ऑन। देखो सीरीज चल पड़ा ना। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है आपने, अगली बार से मैं नहीं बताऊंगा। फिर से सीरीज चल पड़ेगा तो यहां से आ जाएगा 33 एंड सो ऑन, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सेकंड लास्ट स्टेप लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 47C19, इससे पहले वाला नंबर यहाँ पे सोचो और ये तो ऐसे ही चलता आ रहा है। ये नंबर सोचने के लिए आप सोचोगे क्या, सिर में क्या रखें, ऑब्जर्वेशन लास्ट टर्म में यहाँ पर दोनों सेम नंबर, लास्ट में यहाँ दोनों सेम, यहाँ सेम, तो यहाँ भी 47 तो यहाँ 47। अब सी के पैर वाला नंबर तो पैर वाले पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ 19 तो यहाँ 20, यहाँ 19 तो यहाँ 20, यहाँ 19 तो यहाँ 20, यहाँ 19 तो यहाँ 20। लो जी, ये भी नंबर सोच लिया, ऐड करोगे तो यू विल गेट इससे एक ज्यादा 48, सी इन दोनों में से बड़ा वाला 20 माइनस 30C20। दिस इज द आंसर। है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 इज सिंपल वन, खुद से ट्राई करो, अगर रुकता है तो डाउट सेशन में जरूर पूछना जरूर, पूछने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। हाँ चलो, एंड क्वेश्चन नंबर 16 अगेन सिंपल वन, रेशियो निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 30 का टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का। कर लोगे? ठीक, कैसे करोगे ये बता दो बस। नहीं कर पाओगे पता मुझे, परेशान हो जाओगे। अगर कर लेते तो मेरे को तो नहीं कराना पड़ता। हाँ चल स्टार्ट करा देता हूं। हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 30 और स्टार्ट किससे हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आपका ये, जब इसकी एक्सपेंशन आप लिखोगे, इतना क्वेश्चन पढ़ के आपको ऑब्जर्वेशन जरूर करना होगा पेपर में भी। जब इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो फर्स्ट टर्म एक्स की पावर आएगी 60, एक्स पावर 4 के होल पावर 15 और पहुंचना एक्स पावर 30 पे, 60 से 30 पे बीच के करीब में है। ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, एक्सपैंड एंड ऑब्जर्व करके कर लोगे, टाइम लगेगा। तो दूसरा मेथड क्या है? सी के पैर में क्या रखें, एक्स पावर 30 आ जाए। सोचो, तो 15C, सी के पैर में क्या रखूं कि x की पावर क्या आ जाए, इस टर्म में x की पावर 30 हो जाए। दिस माय दिस, याद आया? हाँ, ये बड़ा ही अच्छा मेथड है, फटाफट लग जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 15CR इंटू एक्स की पावर दिस 60 माइनस 4R इंटू 2 की पावर R, नीचे आ जाएगा x की पावर 2R, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस 4R माइनस 2R, तो ये आ गया हमारे पास 15CR इंटू एक्स की पावर 60 माइनस 6R इंटू 2 रेज़ टू द पावर R। अब मुझे टर्म चाहिए जहां पर इसकी पावर क्या हो, 30 हो, तो इसको 30 के इक्वल करेंगे तो 30 घटेगा, R आ जाएगा 5। तो टर्म, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 30, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो 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 फटाफट। R को रखने से 5, तो कोएफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास 15C5 इंटू एक्स की पावर आ जाएगी 30 इंटू 2 की पावर 5, और हमें तो कोएफिशिएंट चाहिए था, हम कोएफिशिएंट लिख दिए। इसका रेशियो चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से, मतलब फिर से वही काम करोगे, एक्स पावर 0 आ जाए, तो एक्स पावर 0 के लिए आर को क्या रखोगे 10, तो आ जाएगा आपके पास 15C 10 इंटू 2 की पावर 10। निकाल लोगे यहां से रेशियो?
निकाल लेना, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू 3/a। ए के लिए सिंप्लीफाई आप खुद कर लेना, ए की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 96। और दिख रहा है कैलकुलेशन वर्क भी ज्यादा नहीं था इसमें। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? डिसीजन लेना कि आप इसे एक्सपैंड एंड ऑब्जर्व से कर रहे हैं या आर वाले मेथड से, कि सी के पैर में क्या रखें जिससे x की पावर 30 बन जाए, या सी के पैर में क्या रखें जिससे x की पावर 0 बन जाए। राइट? चल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 3400 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2, 3, 6, 7, 8। लो जी, नेचुरल नंबर्स काउंट करने हैं जो इनकी हेल्प से बन रहा है, एंड लेस देन 3400 ये होना चाहिए। ठीक, तो 3400 से छोटे, 3400 से छोटे 4 डिजिट के नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के हो सकते हैं, 1 डिजिट के। अब दिख रहा है 4 डिजिट के नंबर की काउंटिंग अलग, 3 के अलग, 2 के अलग, 1 के अलग, तो केसेस में काउंट करना पड़ेगा। तो मैं 4 डिजिट के नंबर की काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूं। तो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं 3400 से छोटे, तो उतने ही नंबर्स बनेंगे जितने वजह मैं इन 4 प्लेस को फिल करूंगा इन डिजिट से। तो फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 डिफरेंट वेज। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 2 वेज, नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के अगर मैंने यहां 2 रखा तो नंबर बनेगा 2000 वाली श्रेणी का, 2000 वाली कैटेगरी का, तो 3400 छोटा होगा ही। तो नेक्स्ट प्लेस पर मैं 2 भी रख सकता हूं, 3, 6, 7, 8 भी रख सकता हूं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर मैं 3 रख दिया तो, अगर मैंने यहां 3 रखा तो नेक्स्ट प्लेस पर क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा, ठेंगा दिखा देगा वो। तो दिख रहा है कि 2 के जब मैं फर्स्ट प्लेस पर 2 रख रहा हूं तो काउंटिंग अलग वे से हो रही है, एंड 3 रख रहा हूं तो काउंटिंग अलग वे से हो रही है। तो क्या करूं? फिर से केस बनाओ। तो 2 वाले का अलग, 3 वाले का अलग, काउंटिंग खुद करोगे या मैं कराऊं? तो 2 वाले का करा देता हूं, 3 वाले का खुद करना। इस प्लेस को फिल करने का एक वे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट प्लेस से 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6, 7, 8 आ सकता है। देयर आर 5 डिफरेंट वेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 5 वेज। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए फिर से 5 वेज, नेक्स्ट को फिल करने के लिए नेक्स्ट से 5 वेज। दिस इज 125, राइट? 3 वाले का फटाफट करो, तो यहां से आ गया 125 नंबर्स। यहां का एक, इस प्लेस को फिल करने का एक, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट को फिल करने के 2 या 3, 2 डिफरेंट वेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 2 वेज। नेक्स्ट को फिल करने के 5 डिफरेंट वेज। अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यहाँ 2 रखो तो 3200 की कैटेगरी वाला नंबर बनेगा, यहाँ 3 रखो तो 3300 कैटेगरी वाला नंबर बनेगा, दोनों ही 3400 से छोटे हैं। दोनों केस के कॉरेस्पॉन्डिंग इस प्लेस को फिल करने के 5 डिफरेंट वेज हैं, और नेक्स्ट को फिल करने के 5 डिफरेंट वेज। 5 5 25, 25 गुना 50, तो यहाँ पर आ गए हैं 3 से स्टार्ट होने वाले 50 नंबर। इसकी काउंटिंग, इसकी काउंटिंग, इसकी काउंटिंग खुद करो, एंड सारे नंबर्स को क्या करोगे? ऐड। क्वेश्चन नंबर 18 में वैल्यू निकालना है इस चीज का, ऑलरेडी जनरल टर्म में लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे एंड अप्लाई करेंगे रिजल्ट। लगाओ एनसीआर का फॉर्मूला, r = 6 to 12, ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन r - 2 फैक्टोरियल।
इंटू 10 माइनस आर प्लस 2 दैट इज 12 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आर माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और आर माइनस 2 माइनस 3 दैट इज आर माइनस 5 फैक्टोरियल। जो जी कट गया, ये मजा आ गया। अब हर एक टर्म में 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल तो सेम आएगा, कांस्टेंट है, बार बार आएगा, तो इसको अलग करके लिख देते हैं। तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल एंड समेशन ऑफ आर इक्वल टू 6 से लेकर के 12 इंटू 1 अपॉन समेशन ऑफ दिस। जो बचा क्या है, एक ये बचा, एक ये बचा, इसको पहले लिख देता हूं मैं। तो नीचे 2 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट है, तो हम इसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों नंबर्स का सम आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा ना मेरे ख्याल से। आर से आर उड़ गया, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, 7 रख दो। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 7 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 इंटू 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल। लो जी, तो ये बन गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू समेशन ऑफ 7 सी आर माइनस 5 आर इक्वल टू 6 टू 12। वैल्यू प्लेस कर लो खुद से, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से आप खुद से कंप्लीट करो, ध्यान से रखते चलना। 6 रखोगे तो 7C 1 से स्टार्ट होगा और 12 रखोगे तो 7C 7 पे जाके खत्म होगा। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं मिलेंगे, एक मिसिंग होगा, वैल्यू निकाल लेना खुद से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है हाउ मेनी 8 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all the digits 0, 3, 5, 5, 8, 8, 8 and 9। 8 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, और आपने ये तो देख ही लिया हुआ, ये भी 8 ही डिजिट है, ये देख लिया, ठीक। तो 8 डिजिट इवन नंबर्स कितने बनेंगे? उतने ही बनेंगे जितने वेज में आप क्या करोगे, इन 8 प्लेस को फिल करोगे। 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ध्यान इस बात का रखना है कि इवन नंबर्स बनाने हैं, तो लास्ट प्लेस पर 0 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के 2 डिफरेंट वेज हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 2 वेज, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज बोलो? डस्ट हो गया। अगर मैंने यहां 0 रखा तो फर्स्ट क्या बचेंगे ही हमारे पास 7 डिजिट, उन्हें हम 7 प्लेस पे अरेंज कर देंगे फटाफट। फर्स्ट प्लेस का नहीं सोचते, फिर डायरेक्टली हम काउंटिंग करेंगे। और जब मैंने यहां पर 8 रखा तो अभी भी हमारे पास 7 डिजिट बचे, उन्हें यहां अरेंज कर दो, नंबर बन जाएंगे, है ना। कर लो काउंटिंग फटाफट, क्या दिक्कत है? दिक्कत है जब यहां पर 0 रख रहे हैं तो इनकी अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इन्हें जैसे मर्जी अरेंज करो, नंबर तो बनेगा ही हर केस में। बट जब मैं यहां पर 8 रखूंगा तो इनमें जब अरेंज करेंगे तो ऐसी अरेंजमेंट्स भी आएंगे जिनमें फर्स्ट प्लेस पर 0 आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। उस केस में 8 डिजिट वाला नंबर बनेगा ही नहीं। तो ध्यान से करना पड़ेगा काउंटिंग। तो 0 वाले में कोई तकलीफ नहीं, 8 वाले में तकलीफ है, तो दोनों को बाइफरकेट करके अलग अलग कर दो। तो ऐसे वाले काउंट कर लो जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है, और ऐसे वाले काउंट कर लो जिसमें लास्ट प्लेस पे 8 आ रहा है। ठीक, तो 0 आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे, तो उसका एक वे कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ 1 वे। रिमेनिंग को इन 7 प्लेस अरेंज करने के 7 ऑब्जेक्ट है, 7 फैक्टोरियल, बट उसमें से 2 अलाइक एडिशनल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 और अलाइक हैं 3 फैक्टोरियल। ये वो हो गए जिसमें
लास्ट प्लेस पर 0 आ रहा है। और यहाँ पर जब 8 है तो इसको फिल करने का एक वे, रिमेनिंग को फिल करने के हमारे पास 7 फैक्टोरियल वेज, बट 8 एक ऑक्युपाइड हो गया तो 2 5 अलाइक है, 2 8 अलाइक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बट इसमें बताया था इस प्लेस पर 0 आ सकता है, तो वो वाले हटाएंगे। अनवांटेड वाले हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0, तो लास्ट प्लेस पर 8 आने का एक वे, फर्स्ट प्लेस पर 0 आने का एक वे, करस्पॉन्डिंग टू 1 वे, रिमेनिंग 6 प्लेस पर 6 लेटर्स 6 डिजिट आने के 6 फैक्टोरियल वेज, बट 0 8 के अलावा 2 5 2 8 हलाई, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये है अनवांटेड, ध्यान से इसे हटाना पड़ेगा। तो 1 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल लिख दूं सीधा, 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल बोल दिया, वो गलती से बोल गया, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसकी काउंटिंग कर लो, इसकी काउंटिंग कर ली है, दोनों को क्या करोगे ऐड, क्योंकि लास्ट प्लेस पे जब 0 आ रहा है तब भी इवन नंबर बन रहा है, और लास्ट प्लेस पर 8 आ रहा है तब भी इवन नंबर बन रहा है। ठीक है, चले फिर आगे। हाँ जी क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कहता है सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर इंटू 12c0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 12c1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 12c2 एंड सो ऑन 13 स्क्वायर इंटू 12c12 तक। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ एडिशनल नंबर भी हैं। अब एडिशनल नंबर को टैकल करने के 2 वेज, पहला रिवर्स ऑर्डर टेक्निक, वो अप्लाई होगा नहीं। दूसरा सिंप्लीफाई ईच टर्म और जनरल टर्म एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। तो जनरल फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो जनरल टर्म के लिए सबसे पहले 12c0 12c1 12c12 तक आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 12cr। अब यहां पर एक नंबर का स्क्वायर भी है, वो नंबर क्या है, 0 के साथ है 1, 1 के साथ है 2, 2 के साथ है 3, 12 के साथ है 13, तो r के साथ क्या होगा r+1, एंड r वेरीज फ्रॉम 0 to 12। ये सबको समझ आ गया, और है भी कुछ नहीं इसमें। अब फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ पर किसकी हैंडलिंग करना चाहते हैं, r की। r को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे r चाहिए। अब यहाँ तो r+1 का होल स्क्वायर, क्या करें, r+1 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो यह जाएगा r² प्लस 2r प्लस 1। अब एनसीआर का फॉर्मूला लगाया तो 12 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस r फैक्टोरियल। अब r की कैंसिलेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, देखो कैसे r कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, इन्हें करा क्लब, इसे करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 1 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, अलग अलग कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास r। यहां से मैं पहले ही कॉमन ले रहा हूं, r प्लस 2r इंटू इससे मल्टीप्लाई किया 12 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस r फैक्टोरियल, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा प्लस 1 इंटू दिस 12 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस r फैक्टोरियल। समेशन इसका प्लस समेशन उसका, समेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, r वेरीज फ्रॉम 0 to 12 प्लस समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to 12। तो ये तो सीधा से 12c आ रही है ना, तो ये है 12cr। ये तो मुझे भी मजा आ रहा है इसको करके, 12cr। इसका सम मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से कि आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रह जाएगा इसकी हैंडलिंग। अब इसकी हैंडलिंग के लिए r 0 है तो फर्स्ट टर्म इज 0, तो r को मैं 1 से वेरी कर रहा हूं। अब r से r को कैंसिल कर सकते हैं, इस r है r कॉमन लेने का, r प्लस 2 और कैसे 2 बचेगा, ध्यान से मेरी गलती थी, और यहां से एक r कैंसिल, तो यहां बच जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। बट ये नंबर अभी भी हर्डल कर रहा है। अब इसकी हैंडलिंग किसके साथ करेंगे, r माइनस 1 के साथ। तो तब होगी जब यहां पर क्या हो, r माइनस 1 बना सकते हो,
r-1 बिल्कुल बना सकते हैं सर इस r+2 को हम लिख सकते हैं r-1 + 1 + 2। r-1 क्रिएट हो गया, +2 + 1 3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ r = 1 से 12 r-1 इंटू दिस r-1 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस r फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू दिस, तो प्लस 3 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस r फैक्टोरियल। समेशन को अलग अलग कर दो, r = 1 से 12 अब प्लस ये तो था ही, राइट। अब r जब 1 है तो फर्स्ट टर्म इज 0, तो r को मैं 2 से वेरी कर देता हूँ, जब फर्स्ट टर्म का कोई असर ही नहीं पड़ रहा सीरीज पे। तो r = 2 के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा r-1 से r-1 कैंसिल, यहाँ बचेगा r-2 फैक्टोरियल। अब क्या करोगे, ऑफकोर्स सब में से 12 फैक्टोरियल आएगा कॉमन, तो 12 फैक्टोरियल ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ गया 12 फैक्टोरियल, यहाँ बना 1। इसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट, इन दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 10। तो 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 10 फैक्टोरियल से डिवाइड, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू समेशन ऑफ 10c r-2 r वेरीज फ्रॉम 2 to 12। इस सीरीज का सम निकाल सकते हो, बिल्कुल। इन दोनों में से 3 इंटू 12 फैक्टोरियल कॉमन, तो 3 इंटू 12 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहाँ बचा 1। अब इन दोनों का सम आएगा 11, तो 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 11 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये बन गया प्लस 3 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल समेशन ऑफ 11c r-1 r वेरीज फ्रॉम 1 to 12। और ये तो था ही हमारे पास समेशन ऑफ r वेरीज फ्रॉम 0 to 12 12c r। इस सीरीज का सम एक्सपांड करके लिख के देखो, इसका भी लिख के देखो, इसका भी लिख के देखो, एंड आंसर निकालो सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो ध्यान से रखना इस बात को याद, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी formed using all letters of the word assassinate so that all A's occur together and at most 3 S's occur together। तो इसकी काउंटिंग कैसे करें। all A's occur together, 3 A's हैं, तो 3 A's occur together and at most 3 occur together, 3 S's together। 3 ए तो टुगेदर है ही, इसके साथ ऐसा हो सकता है कि 2 एस आ जाए, फिर आई आ जाए, एन आ जाए, फिर 2 एस आ जाए, फिर टी आ जाए, फिर ई आ जाए। दिस इज वन वर्ड, है ना। और क्या हो सकता है कि सर 3 ए तो आ ही सकते हैं, एक एस, 3 ए, 3 एस एस, आई एन टी ई, ऐसे वाले वर्ड भी काउंट करना है, ठीक। और क्या हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक एस, 3 ए, फिर आई, फिर एस, फिर एन, फिर एस, फिर टी, फिर एस, फिर ई, ऐसे वाले भी काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स हमने काउंट करने हैं, और इन सब में एक खास बात है। खास बात क्या है कि 3 ए तो टुगेदर हैं। सबसे पहले इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसकी काउंटिंग मतलब ऐसे वर्ड जिसमें तीनों एज टुगेदर हैं। तो एक वर्ड कैसे बनेगा,
एक ऑब्जेक्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके फिर से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके। दैट कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल वेज, बट उसमें से एक ये ऑब्जेक्ट किसी के साथ अलाइक नहीं है, 1 2 3 4 ये 4 अलाइक है, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। आई किसी के साथ अलाइक नहीं, एन अलाइक नहीं, टी अलाइक नहीं, ई अलाइक नहीं। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which 3 A's occur together। बट इनके साथ साथ हमें और क्या चाहिए, and at most 3 S's occur together, at most 3 S's occur together means जिनमें ज्यादा से ज्यादा 3 S टुगेदर हो, मतलब कोई भी S टुगेदर नहीं, ये वाला चलेगा, 3 S टुगेदर वो वाला चलेगा, 2 S टुगेदर, 2 S टुगेदर ये वाला चलेगा, 2 S टुगेदर 1 S टुगेदर वो वाला चलेगा। एंड इसके साथ एक और भी चीज काउंटिंग हो गई, 3 A's टुगेदर के साथ ये वाली काउंटिंग कर ली आपने, ये भी कर ली, ये भी कर ली, और भी तरह की अरेंजमेंट काउंट हुई, सोचो कौन सी हो गई। हाँ सर 3 A's टुगेदर भी है, ए आई 1 2 3 4 चारों एस टुगेदर, एन टी ई, ऐसे वाले वर्ड भी काउंट हुए इसमें, ऑफ कोर्स हुए। बट क्या ये वाले वर्ड चाहिए हमें? नहीं चाहिए। दिस इज अनवांटेड वर्ड, तो दिस इज अनवांटेड, ध्यान रखना इस बात का। और अनवांटेड भी है, लाइक N S S S S I A A A T E, ये भी अनवांटेड है, एंड सो ऑन। तो अनवांटेड को क्या करेंगे? हटा देंगे, हटा दो, करो काउंट अनवांटेड की, जिसमें तीनों ए टुगेदर और चारों एस टुगेदर है। तो कितने ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हो रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट, इन विच कोई भी अलाइक नहीं है, तो डिवाइड बाय कुछ नहीं करना। अब हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग ये अरेंज हो सकता है एक वे में, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग ये अरेंज हो सकता है एक वे में। लो जी, तो ये आ गए आपके पास आंसर। चारों टुगेदर वाले हटा दिए, तो बचे कौन से? जिसमें एटमोस्ट 3 एसेस अकर टुगेदर हैं। अब लिख के देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, वर्ड्स लिख के देखोगे तो। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 22 इज सिंपल वन। ठीक है, अब खुद से ट्राई करना, मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 को। ट्वेंटी में क्या कह रहे हैं, पढ़िए। There are 10 chairs numbered 1 to 10। तो 10 चेयर्स हैं, मैं चेयर्स नहीं बनाऊंगा, मैं उसके लिए स्पेस यूज कर लेता हूं। There are 10 chairs 1 2, अब इतनी बड़ी बड़ी चेयर्स बनाऊंगा तो बॉडी भर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेयर्स हैं। 4 women and 4 men wish to occupy 1 chair each। 4 men हैं, M1 M2 M3 M4, W1 W2 W3 W4। First 4 women choose the chairs amongst the chairs marked 1 to 6। लो जी, तो पहले वो चेयर्स चुन रही हैं 1 to 6 में से 4 को, and then 4 men select the chairs from amongst the remaining में से select करें। The number of such possible arrangements are। तो पहले जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर दो। ये 4 women इन 6 चेयर में से 4 चेयर्स को चूज कर रही है, तो 6 में से 4 ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के कितने वेज? नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम इज 6C4। अब अरेंजमेंट है तो उन पे बैठेंगे भी,
जब चेयर चुन लिया गया 4, तो उन पे बैठने के कितने डिफरेंट वेज हैं? उतने ही डिफरेंट वेज हैं जितने वेज में आप 4 वीमेंस को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, टेक एन ऑल एट टाइम। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज अरेंज होने के 4 फैक्टोरियल, ये तो हो गए विमेन के। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स 4 मेन अब क्या कर रही हैं, सीट्स को सिलेक्ट रिमेनिंग में से। अब 4 विमेन ने 6 चेयर में से 4 चेयर ऑक्युपाई कर लिया, से 1 3 4 5 6 5 ही हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गए, 4 चेयर ऑक्युपाई हो गए। तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 चेयर्स बच गए। अब 6 में से 4 को क्या करेंगे, सिलेक्ट, हर एक के कॉरेस्पॉन्ड सिलेक्ट करने के 64 गए। अब उन पे मेन अरेंज होंगे, तो अरेंज होने के 4 फैक्टोरियल वेज, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मल्टीप्लाई। लो जी, ये तो आंसर ही आ गया, इतना ही अरेंजमेंट्स होंगे, खत्म खेल, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद से ट्राई कीजिए, डिक्शनरी वाला वर्ड है, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन करे थे। अब इसमें रिपीटेशन है तो ध्यान रखना इसका, बस इतना ही कहूंगा। और किसी को अगर डाउट है तो डाउट सेशन में जरूर पूछ लेना, छोड़ना मत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पढ़िए जरा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है देयर आर 5 बॉल्स एंड 5 बॉक्सेस। 5 balls B1, B2, B3, B4, B5 and 5 boxes say B1, B2, B3, B4 and B5. All balls are to be put in these boxes. The total number of ways of putting these 5 balls, given that the smallest box cannot hold more than 1 ball and each of the remaining 4 balls can hold any number of balls. इन 5 बॉक्स में से एक बॉक्स सबसे स्मॉलेस्ट है which cannot hold more than 1 ball. Say B1 is the smallest box. इसे छोटा सा लिख दिया, ठीक है। और दिखाने के लिए राइट, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग दीज 5 बॉल्स इनटू दीज 5 बॉक्सेस, ये निकालना है। तो निकालो। तो सबसे पहले इस बॉल को बॉक्स में रखने के वेज बता दो। ध्यान बॉल पे लेके जाना, ध्यान यहां रखना, इस पे ध्यान लेकर के जाना अपना। तो B1 को बॉक्स में रखने के कितने डिफरेंट वेज हैं। B1 को इसमें भी रख सकते हैं, 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 इसमें भी रख सकते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट वेज ऑफ पुटिंग दिस फर्स्ट बॉल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस 5 वेज। नेक्स्ट बॉल को पुट करने के कितने डिफरेंट वेज हैं। से सपोज मैंने B1 को सबसे छोटे वाले बॉक्स में रख दिया, तो B2 को मैं इसमें रख सकता हूं, नहीं, क्योंकि दिस बॉक्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 बॉल। इसमें रख नहीं सकते, इसमें रखना पड़ेगा, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट वेज। कब, जब B1 को मैंने स्मॉलेस्ट बॉक्स में रखा तब। अब अगर मैं B1 को इस बॉक्स में रख दूं तो B2 को रखने के कितने डिफरेंट वेज। B2 को इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये अभी खाली है। इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, क्योंकि दिस बॉक्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ बॉल्स। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देयर आर 5 डिफरेंट वेज।
किसके कॉरस्पॉन्डिंग? जब B1 को इसमें रखा। तो सिंपल सी बात है, जब B1 को मैंने इसमें रखा तो B2 को रखने के वेज अलग आए, 4 वेज आए। जब B1 को मैंने इसमें रखा तो B2 को रखने के 5 वेज आए। अगर मैं B1 को इसमें रखूं तब भी 5 होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स इट डिपेंड्स कि B1 को जब मैंने स्मॉलेस्ट बॉक्स में रखा तो वेज अलग हो गए, और जब नहीं रखा तो अलग हो गए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब रख दिया B1 को इसमें, उसकी काउंटिंग करते हैं फटाफट। तो B1 को इसमें रख दिया, ये वाला अलग हो रहा है, और B1 को जब नहीं रखा तब अलग। तो B1 को इसमें रख दिया तो उसका एक वे, एंड रिमेनिंग इसको रखने के 4 वे, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस, इसको रखने के फिर से 4। देख लो, क्योंकि इसमें रख नहीं सकते आप। ठीक है, फिर इसको रखने के 4 और उसको रखने के 4, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो यहां से आ गया 4 की पावर 5। और जब नहीं रखा तब, नहीं रखा तब B1 को मैं यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं। तो देयर आर 4 डिफरेंट वेज ऑफ प्लेसिंग द फर्स्ट बॉल। सेकेंड बॉल को यहां रखने का एक वे, ये सेकेंड बॉल को यहां रखने का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। B2 के लिए फिर से 5 वेज है। ठीक, अब B3 को रखना है, उसके कितने डिफरेंट वेज? हाँ, अगर मैंने ये वाला बॉल इसमें रख दिया तो B3 के 4 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। बट अगर B2 को इसमें नहीं रखा, इनमें से किसी में रख दिया, तो B3 के रखने के फिर से 5 वेज। फिर फर्दर केस बन रहा है। तो इस केस के अंदर फिर से केस बन रहा है। ये केस कौन सा था? When B1 is not put in B1 बॉक्स 1। तो इसके अंदर फिर से केस बन रहा है। तो ऐसे तो बड़ी खतरनाक सी बात हो जाएगी, केस के अंदर केस, केस के अंदर केस, केस के अंदर केस, और फिर पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आ तो जाएगा, पता नहीं, who knows। और क्या करें फिर? कोई बेटर मेथड ढूंढना होगा। सोचो, और सोचने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारा सॉल्यूशन बोर्ड पे ही पड़ा हुआ है। क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन में पढ़िए, कहता है द स्मॉलेस्ट बॉक्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 बॉल्स। तो जब आप जैसे बॉल रख दिया तब तो काउंटिंग करनी आसान हो जाती है, और जब नहीं रखा तो सोचना वाली बात है। मीन्स द स्मॉलेस्ट बॉक्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 बॉल है। मीन्स इसमें इस बॉक्स में बॉल होगा तब काउंटिंग अलग, और जब नहीं होगा उसकी काउंटिंग अलग। सीधा सोच लें, सोचते हैं, चलिए सोचो सोचो सोचो। When B1 do not have any ball, या have B1 have 1 ball, और when B1 do not have ball, सिंपल, साधारण हिंदी में लिखना था, हिंदी में लिख देना। तो B1 have 1 बॉल, ठीक है। इस बॉक्स में एक बॉल है, से B1 को इसमें रख दिया, तो B1 को अगर इसमें रख दिया मैंने, तो इसको रखने का एक वे, करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 वे, इसको रखने के 4 वे,
करस्पॉन्डिंग टू दिस 4 वेज, इसको रखने के फिर से 4 वेज, इसको रखने के फिर से 4, इसको रख दिया, इसको रख दिया, इसको, हाँ, इसको रखने के 4 वेज और लास्ट को रखने के 4 वेज, दैट इज 4⁻3। तो ये तो तब है ना जब यहां पर B1 रखा। अब जरूरी थोड़ी है कि B1 को ही रखें, आप B2 को भी रख लो तब भी सेम वे में काउंटिंग हो जाएगी। इसको रखने का 1 वे, इसको रखने के 4, इसको रखने के 4, उसको रखने के 4, उसको रखने के 4, फिर से 4 इस पास 4, कौन 3 लिख रहा है? चलो फिर इसी तरीके से यहां पर B3 रखोगे तब भी 4 इतने ही आएंगे, B4 रखोगे तब भी इतने ही आएंगे, एंड B5 रखोगे तब भी इतने ही आएंगे। इन सारे बॉल्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपने काउंटिंग करी है। कब? जब B1 में 1 बॉल है। तो जब B1 में 1 बॉल है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, या नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? पुटिंग द 5 बॉल्स इज 5, 4 की पावर 4 को 5 टाइम्स लिखोगे। ये वाला स्टेप समझ में आया या नहीं आया? डाउट सेशन में जरूर बताना, यहां तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। अब वो वाली बात करते हैं जब B1 डू नॉट हैव 1 बॉल या डू नॉट हैव बॉल, मतलब इस बॉक्स में हमने कोई भी बॉल रखा ही नहीं, तो क्या करा? अब सोचो कि B1 को रखने के कितने डिफरेंट वेज है, इसमें रखना नहीं है, इसे रखने के 4 वेज, करस्पॉन्डिंग इसे रखने के 4 वेज, इसे रखने के भी 4, इसे रखने के भी 4, इसे रखने के भी 4, रख सकते हो ना? बिल्कुल। तो कितने आ जाएंगे? इसे रखने के 4 वेज, इसे रखने के 4 वेज, हर एक के करस्पॉन्डिंग इसे रखने के 4 वेज, इसे रखने के 4 वेज, इसे रखने के 4 वेज, दिस इज 4⁻5। अब हमने टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग दिस बॉल्स निकालने थे, मतलब ऐसे वाले भी काउंट करने थे, ऐसे वाले काउंट भी करने थे। क्या करोगे दोनों को? ऐड, इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। पहले जिस तरीके से स्टार्ट करा था काउंटिंग उसमें से भी हो जाती, बट केसेस बहुत ज्यादा बन रहे थे, हो सकता है कुछ मिस हो जाए। तो क्वेश्चन को पढ़ा और केस कैसे टूटे वो भी समझ लिया, राइट। अब एक बार जब समझ गए तो क्वेश्चन को खुद से हाथ से कंप्लीट करोगे तो फायदा होगा, राइट। चलिए, बस 25 क्वेश्चन ही थे इसमें। तो दैट्स ऑल from paper 2 of test number 09. Thank you.